हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। आज आपके लिए कुछ स्पेशल लेकर के आए हैं। आज की क्लास यूपी ग्राम विकास अधिकारी के पीछे इससे पहले जो एग्ज़ाम हुए थे, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हुए हैं, उन्हीं का डिस्कशन हम कराने जा रहे हैं यहाँ पर। ग्राम विकास अधिकारी की रीजनिंग के लेकर के बहुत ही ज़्यादा बच्चे परेशान हुए थे और काफ़ी समय से इसके पेपर को लेकर के डिमांड थी कि इसका डिस्कशन कराया जाए। तो आज हम उसी पेपर को लेकर के आए हुए हैं। ज़रा देखिए आप लोग कि ये पेपर में किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए थे। और ध्यान देना भैया, जितना कॉन्सेप्ट आप लोगों ने पढ़ा है वही कॉन्सेप्ट सब यूज होंगे यहाँ पर, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। बस ये है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है तो आपके लिए ये पूरा पूरा पेपर आसान लगेगा। अगर बेसिक आपका कमज़ोर है तो पूरा पेपर आपके लिए डिफ़िकल्ट लगेगा। यही हुआ था लोगों के साथ। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्या क्या होने वाला। जरा देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये वेन डायग्राम से आया हुआ था, मैथमेटिकल वेन आरेख का है यहाँ पर। इसमें कहा गया छात्रों का एक निश्चित समूह ट्रेन से यात्रा कर रहा है, 30 छात्रों के पास मोबाइल फोन है। देखो ये डायग्राम मैंने अपनी तरफ से बनाया है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में इस तरह से इतना आया हुआ था केवल। ये डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा। कैसे डायग्राम बनाते हैं? वेन डायग्राम सबको पता है, बेसिक पे बहुत ज़्यादा हम जाने वाले नहीं है। ये क्लास स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन्होंने पूरा कंप्लीट कर रखा है। क्वेश्चन पेपर वही डिस्कस करें, वह उन्हीं के लिए डिस्कस हो रहा है, वही इस चीज़ को समझेंगे। जो अभी बेसिक फाउंडेशन पढ़ रहे हैं वो अपनी क्लास उसको देखें। यहाँ पर देखो, जब भी वेन डायग्राम बनाना होता है, इन्होंने कहा मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन का एक सर्कल हम एज्यूम करेंगे मोबाइल फ़ोन जिनके पास है। और दूसरा इन्होंने क्या कहा है, 20 छात्रों के पास टैबलेट है, तो 20 छात्रों के पास टैबलेट है। ये छात्र वो हो गए जिनके पास टैबलेट है। और 15 छात्रों के पास मोबाइल के साथ साथ टैबलेट भी है, तो ये कॉमन की बात हो गई। यहाँ पर ये 15 छात्र ऐसे हैं जिनके पास दोनों है। मतलब ये पूरा सर्कल 30 को रिप्रेजेंट कर रहा है और 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरा सर्कल। और ये सर्कल आपका रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। इन्होंने कहा जबकि अन्य 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल ना ही टैबलेट है, तो अन्य के लिए हमें ये सर्कल बनाना पड़ेगा। यहाँ पर देखो यही सर्कल यहाँ पर पूरा डायग्राम ड्रॉ किया गया है। तो 30 यहाँ पर हो गया, 20 ये हो गया आपका, 15 ये हो गया, और यहां पर भी कहा गया 15। अन्य के पास कितना है? 15। 15 छात्रों के पास ना तो मोबाइल फोन है और ना ही टैबलेट है। तो भैया यहां पर देखो, अब इस डायग्राम को अगर सॉल्व करना है आपको, तो यहां पर देखो क्या होने वाला है। इन्होंने लास्ट में पूछा क्या है? छात्रों की कुल संख्या। अगर हम इस सर्कल को जरा देखें, सिर्फ इतने से इतने की काउंटिंग करें, सिर्फ इतने सर्कल को अगर हम देखें, तो यही सर्कल है जो मैंने पहले बनाया था। इसमें देखो क्या, ये पूरा पोर्शन कितने लोगों का है? 15 लोगों का है। ये 20 का है, ये 30 का है। इसका मैंने शॉर्टकट आपको दिया था तुरंत। 30 माइनस 15 कितना हो जाएगा? 15। 15 और प्लस 20 मिलकर के हो जाएगा 35। मतलब मोबाइल और टैबलेट के पूरे सर्कल की अगर हम बात करें तो इसकी वैल्यू आएगी आपकी 15 प्लस 20, ये हो जाएगा 35। लेकिन यहां पर 15 अन्य और हैं जिनकी काउंटिंग अभी तक यहां पर नहीं हुई थी, और इनको भी अगर हम इसमें जोड़ दें तो 35 और 15 ये आ जाएगा टोटल 50। तो यहां पर ऑप्शन होगा आपका सी पार्ट। देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर यही था, लैंग्वेज को समझना। क्वेश्चन अपने आप में ठीक था, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने डेटा ही ऐसा दे रखा था। अगर आप एक बार में तीनों सर्कल को देखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। जब भी इस तरह के क्वेश्चन होते हैं, डेटा यहाँ पर देखो आप किस तरह से दिया गया, क्वेश्चन को हमें अप्रोच कैसे करना है ये चीज़ समझना जरूरी है। अप्रोच ऐसे करना है कि देखो आपको जब पता चल गया कि भाई ये पूरा सर्कल दिया गया, ये सर्कल दिया गया और बीच का दिया गया है पोर्शन जो कॉमन है यहाँ पर, तो हम कॉमन को अगर यहाँ से एक्सक्लूड कर दें किसी एक सर्कल से, तो यहाँ से देखो एक्सक्लूड कर दिया हमने, इसमें से हटा दिया, तो कितना बच गया? 15। अब 15 बचा तो फिर दूसरा वाला जो सर्कल था उसमें पूरा का पूरा ऐड हो गया, क्योंकि इसको एक्सक्लूड करने का मतलब फिर ये वाली पोर्शन हो गई, और ये पूरा पोर्शन आपको बताया निकल करके आपका आ गया कितना? 15। और ये पूरा सर्कल आपका 20 हो गया, तो 20 15 35 हो गया। अगर ये 35 हो गया तो इसी सर्कल को एक्स्ट्रा जो यहाँ पर 15 दिया गया था, इसी 15 को ही हम अलग से यहाँ पर ऐड कर देंगे। टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 50। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फिगर काउंटिंग से बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है।
फिगर काउंटिंग में मैंने बता रखा है आपको किस तरह से काउंटिंग करती है। बेसिक डायग्राम जो है उसको तुरंत आप ब्रेक करके अगर देखोगे तो समझ में आ जाएगा, अगर आपको एक बार में नजर ना आए। ये सिर्फ समझाने के लिए एग्जाम में, अगर ये करने के लिए नहीं है कि हम इसको ब्रेक करके बनाएंगे। आप समझो, क्या यही इसी तरह का फिगर तो था, इन्हीं तीनों को उठा करके इस तरह से मर्ज किया गया और ये कंप्लीट हो गया। अब देखो यहां पर अगर आप देखो तो यह एक ट्रायंगल हो गया, यहां पर एक ट्रायंगल हो गया, और इसमें कितने ट्रायंगल हो गए अगर हम उसको देखना चाहते हैं तो देखो इसके लिए मैंने बता रखा है आपको, इसका शॉर्टकट यही होता है कि आप क्या करो, काउंटिंग कर लो कितने ट्रायंगल, 1 2 3 4। अगर 4 ट्रायंगल यहां पर आ गए तो इसका 2 टाइम्स आप कर लो तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इसके अंदर कितने आ जाएंगे, 8। अगर इस डायग्राम में 8 ट्रायंगल हो गए तो एक यहां पर मिलकर के कितने हो गए, 10। तो आंसर होगा हमारा सी पार्ट। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था ये वाला। नीचे दी गई पेपर शीट जिसमें सामने की ओर संख्याएं चिन्हित की गई हैं, पीछे की तरफ कुछ नहीं लिखा है, को इस प्रकार फोल्ड करके एक पासा बनाया जाता है कि संख्याएं बाहर की ओर दिखाई देती। ये डाइस का क्वेश्चन है। पासा देखो यहां पर लिखा हुआ है, हिंदी में पासा, इंग्लिश में डाइस कहते हैं इसको। इसको फोल्ड किया गया है। देखो ये क्या है, एक प्लेन सरफेस पे इस तरह से 6 सतह को दिखाया जा सकता है। कभी भी डाइस के या किसी घन या घनाभ के 6 सतह को एक बार में नहीं दिखा सकते। 6 सतह को एक बार अगर दिखाना है तो इसको ओपन करना होगा। तीनों ने क्वेश्चन उसी तरह से दिया है कि ये है एक ओपन डायग्राम दे रखा है और 4 ऑप्शन में क्लोज डायग्राम दे रखा है। अब आपको पता ये लगाना है कि इसको अगर हम पैक करें तो इसमें से कौन सा डायग्राम सही होगा। तो आप लोगों ने एक चीज पढ़ा है कि जब भी इस तरह से ओपन डायग्राम होता है तो यहां पर हम इस पता लगा सकते हैं कि कौन सी सतह किस सतह के अपोजिट जाएगी। देखो यहां पर अगर मैं इसको लिखता हूं ए, तो ए के ठीक अपोजिट ए, ये दोनों ठीक अपोजिट में होंगे। या अगर इसको लिखता हूं बी, तो यहां पर मान लेते हैं बी, तो ये दोनों ठीक अपोजिट में रहते हैं। और इसके बाद आता है सी, बाकी यही दोनों बच गए, ये दोनों ठीक अपोजिट होते हैं, ठीक विपरीत होते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है। मोस्टली क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चन को चेक करने का तरीका ये होता है कि हम यहां पर देखें कि अगर ये दोनों अपोजिट हैं, सपोज करो ये दोनों अपोजिट, चलो ए को ए डैश करता हूं, बी बी डैश करता हूं, सी सी डैश करता हूं, समझना आसान होगा आपके लिए। ए डैश अगर अपोजिट है तो ए डैश कभी भी एक दूसरे के आसपास नहीं नजर आएंगे। मतलब कोई भी अगर डायग्राम इस तरह से बना हो आपके सामने जहां पर ए डैश एक दूसरे के आसपास नजर आए, जैसे मान लिया ए यहां पर हो, ए डैश यहां पर हो, तो ये डायग्राम कभी भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ऐसी स्थिति कभी नहीं बनने वाली है पासे के साथ, क्योंकि ये दोनों अपोजिट हैं तो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगे। 3 सतह जो भी दिखते हैं आपको पता है ये तीनों सतह कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, तो ये कभी भी एक साथ नजर नहीं आएंगे। तो यहां पर देखिए आप, अगर इस तरीके से हम देखना चाहें कि 4 का अपोजिट क्या होगा 6, 3 का अपोजिट क्या होगा 2, 1 का अपोजिट होगा 5, ये 4 कभी भी 6 के आसपास नजर नहीं आएगा, ठीक विपरीत होगा, इसलिए इसके पड़ोसी सतह पर कभी नहीं दिखेगा। 3 कभी भी 2 के पड़ोसी सतह पर नहीं होगा और 5 कभी भी 1 के पड़ोसी सतह पर नहीं होगा। अगर ऐसा किसी भी डायग्राम में हुआ तो ऑप्शन हमारा कटेगा। अब ये क्वेश्चन जरा ध्यान से देखो आप लोग, 4 का ठीक अपोजिट 6, 4 के बगल में कहीं पर 6 नजर नहीं आ रहा, मतलब हम इसके बेसिस पे कोई ऑप्शन नहीं काट सके। यहां पर देखो 3 के अपोजिट में 2 है, 3 2 जहां आसपास होंगे वो ऑप्शन कटेगा। आप देखते जाओ कोई भी ऐसा विकल्प नहीं है। अब देखो तीसरा ही बचता है केवल 1 और 5, 1 और 5 कभी भी आसपास होंगे तो ऑप्शन कटेगा। आप देखो तो किसी ऐसे ऑप्शन में नहीं है। अब ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इस कॉन्सेप्ट से तो कोई ऑप्शन नहीं कटा, तो लोगों को ये लगा कि ये क्वेश्चन ही गलत है। गलत नहीं है, एक्चुअल में एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट इसके साथ यूज किया गया है, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट। काफी बच्चों को ये पता होगा। आइए देख लेते हैं। यहाँ पर देखो ये उसी बेसिक कॉन्सेप्ट के आधार पे बनाया गया, और पूरे ग्राम विकास अधिकारी के पेपर में मैंने ये देखा कि सभी क्वेश्चन जो भी बनाए गए डाइस से रिलेटेड, वो सारे क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पर ही थे। और जिन लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा था, केवल ट्रिक के ऊपर घूम रहे थे ना, वो यहाँ पर घूम गए हैं। जरा देखो यहाँ पर क्या होने वाला है। बेसिक कॉन्सेप्ट है क्या, मैं उसको पहले आपको समझाता हूं। जब भी हम कोई एक डाइस लेते हैं, या इसको कहा जाए एक घन लेते हैं, क्योंकि डाइस एक घन की तरह ही होता है। अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के रिस्पेक्ट में मैं इसको घुमाता रहूं तीनों सतह को, तो देखो मैं यहां पर नंबरिंग करता हूं 1 2 3, ये तीनों ही आपस में घूमते रहेंगे ऐसे ही। एक सिचुएशन ऐसी आएगी कभी, और एक सिचुएशन कभी ऐसी भी आ जाएगी। मतलब ये 3
सिचुएशन आपकी बनने वाली है। अब हम इसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर इसको घुमाते हैं तो भाई डाइस तो नहीं बदल रहा हमारा, बदल क्या रहा, बस इसकी स्टेट बदल रही है, इसकी अवस्था बदल रही है। स्टेट बदल जाने से डाइस नहीं बदल जाएगी। लेकिन यहां पर एक बात समझना आप कि जो रोटेशन इसका यहां पर दिख रहा, ये क्लॉकवाइज का रोटेशन, जरा यहां पर आप देखो, देखो 1 2 3 क्लॉकवाइज रोटेशन है, 1 2 3 ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है, 1 2 3 ये भी क्लॉकवाइज रोटेशन है। अगर ये रोटेशन, इसकी स्टेट बदलने से रोटेशन इनका नहीं बदल रहा है तो कभी भी ये नहीं बदलेगा। यही चीज, यही कॉन्सेप्ट हम यहां पर यूज करने वाले। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपके ऑप्शन इस तरह अपोजिट से ना कट रहे हो तो आप ध्यान देना रोटेशन से जरूर कटेंगे, क्योंकि वही एक सिचुएशन होगी जिससे ऑप्शन कटेगा आपका। तो देखो कैसे करेंगे, अब एक एक ऑप्शन को चेक करना होगा, हमें ऑप्शन क्रॉस चेक ही करना होगा, इसका एक तरीका है। अच्छा एक चीज और आपको मैं बता दूं, मैं आप लोगों को बता रखा हूं कि यहां पर डाइस में शिफ्टिंग भी होता है सतह का, मतलब ये सतह ऊपर से नीचे तक पूरा शिफ्ट होता है और ये वाली सतह भी ऊपर से नीचे तक पूरी शिफ्ट होती है। ये शिफ्टिंग जो है हमारे क्वेश्चन को आसान बनाएगा। शिफ्ट करने से इस 5 को ऊपर से नीचे तक कहीं शिफ्ट कर दें हम, 5 कहीं पर, ये 5 कहीं पर चला जाए, यहां से डाइस मेरा नहीं बदलेगा, हमेशा वही स्थिति यहां पर जो जो सिचुएशन है वही बनी रहेगी, क्योंकि इसको जब भी पैक करेंगे हम तो 5 और 1, इधर का 1 हमेशा क्या होगा, अपोजिट ही बना रहेगा। इसलिए कोई भी स्टेट इसकी बदलने वाली नहीं है, इसका शिफ्ट करना ही ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, वो भी यहां पर यूज होगा। भाई ये पहले ऑप्शन को अगर हम चेक करते हैं तो देखो क्या है, यहां पर लिखा हुआ है 143। जरा यहां पर देखो, यहां पर तीनों, ये तीनों दिख रहे हैं। जब भी हम ऑप्शन इस तरह से चेक करना चाहते हैं रोटेशन के बेसिस पे, तो पहले उन सतह को ढूंढ लो जो ऑप्शन में आपको नजर आ रहे हैं। तो 1 4 3, ये 3 आपको पॉइंट यहां पर नजर आए, तो देखो 1 4 3 यहां पर है। अब मैं यहां पर एक कोई रोटेशन लगाऊंगा, चाहे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान रखना जो रोटेशन आप यहां लगाओगे वही रोटेशन यहां पर लगाओगे, आपको बस एक ही फॉलो करना, दोनों नहीं। ऐसा नहीं कि एक जगह क्लॉक लगाया दूसरी जगह एंटी क्लॉक लगा दिया, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा फिर आपका आंसर। यहां देखो, जैसे यहां पर अगर हम आ जाए तो 4 3 1, ये रोटेशन हो रहा इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, तो ये रोटेशन है क्या, क्लॉकवाइज रोटेशन है। हमने कैसे, हम यहां पर कैसे चले हैं, 4 3 1, और रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज। अगर मैं यहां पर देखूं तो 4 3 1, फिर से मैं उसी तरह से चला हूं, 4 3 1, लेकिन इस बार रोटेशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो जिस सीक्वेंस में आप यहां पर चले हैं उसी सीक्वेंस में आप यहां पर चले हैं, लेकिन रोटेशन चेंज हो गया। अगर रोटेशन चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली ऐसा स्टेट यहां पर नहीं बनने वाला, ये आपका कभी भी आंसर नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह आप दूसरे ऑप्शन को देखिए, तो यहां पर लिखा हुआ है 3 5 6, तो 3 5 6 अगर आप देखो तो 3 यहां पर है, यहां पर 3 है, और ये है आपका 5, और यहां पर है 6, ये 3 सतह यहां पर नजर आ रहे हैं। अब देखो अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगे तो ये देख करके भी हो जाएगा, इतना दिमाग में आप कर सकते हो कि 5 यहाँ यहाँ कहीं जा सकता है। अगर आपको नहीं समझ में आता तो ऐसा करते हैं, हम 5 को ऊपर लेकर के आते हैं। आप देखो इस 5 को ऊपर लेकर के हम शिफ्ट कर देंगे तो आपको बड़ी आसानी से समझ में आएगा। मैंने कहा 5 यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, और 5 अगर यहाँ पर शिफ्ट हो गया तो इसके कोई सी स्टेट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आइए देखो यहाँ पर क्या हो गया, 5 3 6, इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में अगर हम मूव कर जाएं तो यहां देखो 5 3 6 इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में मूव कर रहे हैं। फिर से हमने किया क्या, 5 3 6, रोटेशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। यहां पर क्या है, 5 3 6, सेम सीक्वेंस है, रोटेशन कौन सा है, एंटी क्लॉकवाइज। मतलब सीक्वेंस भी सेम है, रोटेशन भी सेम है, तो यही हमारा आंसर होगा। जबकि यहां अगर आप देखो तो 5 4 और 2 है, तो अगर आप इसे चेक करना चाहोगे तो एक चीज देखो, यहां पर 5 को यहां शिफ्ट कर सकते हो आप, 2 चारों तरफ मूव कर जाता है, ये भी एक रोटेशन का तरीका होता है। 2 अगर किसी तरफ मूव कर जाए चारों तरफ तो कभी भी इसके स्टेट नहीं बदलते, 2 को हम यहां पर ले जा सकते हैं। तो देखो यहां पर हमारा 2 4 5 या 5 4 2 कोई भी तरीका आप अपना सकते हो यहां पर। तो देखो 5 4 2 को अगर आप देखो तो ये कौन सा रोटेशन हुआ, क्लॉकवाइज। जबकि यहाँ देखो 5 4 2 क्या है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर तो मेरा आ चुका है, लेकिन बाकी ऑप्शन देख करके आप बाकी कॉन्सेप्ट को अपने और अच्छे से क्लियर कर लो। 1 2 4, यहाँ पर 1 है, ये है 2 और ये है 4, तो फिर से वही चीज है कि यहाँ पर 1 को हम ला सकते हैं ऊपर
और 2 हमारा शिफ्ट ऊपर हो चुका है। अब इन्हीं में हमें रोटेशन बनाना है, 2 4 1 का बना दें हम, या फिर 1 4 2 का बना दें, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो अगर हम 2 4 1 का रोटेशन बनाते हैं तो ये क्लॉकवाइज का रोटेशन होता है। तो यहाँ पर देखो 2 4 1 का रोटेशन अगर आप देखो तो एंटी क्लॉक रोटेशन है, तो ये कैंसिल हो गया। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके आधार पे हम आंसर निकाल सकते हैं। जिनको ये कॉन्सेप्ट रोटेशन का नहीं पता था उन्हीं लोगों से क्वेश्चन गलत हुए, और लोगों ने कहा ये क्वेश्चन ही गलत था, जबकि ऐसा नहीं था। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो सारे क्वेश्चन यहाँ आप देखते जाओ, सारे क्वेश्चन सही थे। कुछ क्वेश्चन 1 2 क्वेश्चन थे जहां पर डेटा थोड़ा सा गड़बड़ था, आगे हम उसका जिक्र करेंगे, वो कौन से क्वेश्चन उनको भी दिखाएंगे जहां डेटा गड़बड़ था, हम बताएंगे भी वो क्या गड़बड़ था उसमें। लेकिन ज्यादातर लोगों ने क्लेम किया कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन गलत थे, जबकि ज्यादा से ज्यादा नहीं गलत थे। यहाँ देखो क्या है, ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, डायरेक्शन आप सब लोग पढ़ ही चुके हो। एक व्यक्ति अपने घर से निकलता है और पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 180 मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है। ये इनिशियल पॉइंट के रिस्पेक्ट में इन्होंने क्या पूछा है, डिस्टेंस पूछा है, आरंभिक स्थान से कितना दूर है। तो अगर इसका डायग्राम ड्रॉ किया जाए तो देखो क्या होगा, अपने घर से निकलता पूर्व की ओर चल रहा है, वो कितना चल रहा है 10, फिर वह दाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। ध्यान देना ये दाएं मुड़ा है और 5 किलोमीटर चला है, और आगे ही इन्होंने कहा वह 180 मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है, मतलब वो इसी पर वापस आता है 5, तो यही होगा 5 यहाँ बढ़ जाएगा, यहाँ पहुंच जाएगा वो 5 किलोमीटर, इस पॉइंट से 5 किलोमीटर यहाँ पे पहुंचेगा। अंत में वह बाएं मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है, यहां से वो बाईं ओर मुड़ेगा और 10 किलोमीटर, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस सेम है तो यहां पे पहुंचेगा। वह अपने आरंभिक स्थान से कितना दूर है, तो आंसर होगा हमारा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीपक अपने घर से निकलता 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। फिर से डायरेक्शन का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन लास्ट में इन्होंने क्या पूछा है, 2 स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी, मतलब 2 पॉइंट्स हैं जिनके रिस्पेक्ट में बात किया गया है डिस्टेंस की। तो आओ इसको ड्रॉ करते हैं। दीपक अपने घर से निकलता है और 12 किलोमीटर पूर्व की ओर चलता है। मान लिया उसका घर यहाँ पर है, वो 12 किलोमीटर चला है पूर्व की ओर, फिर वह बाएं मुड़ता है और अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलता है, यहां से बाएं मुड़ा वो और 5 किलोमीटर चला। उसकी बहन दीपिका भी उसी समय उसी घर से पिछली तरफ से बाहर निकलती, मतलब ये अगर पूर्व की ओर गया था तो इसकी बहन दीपिका ये पश्चिम की ओर गई है, और 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर, देखो यहाँ पर इन्होंने पश्चिम बोल भी दिया, बाहर निकल तो 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, तो ये डिस्टेंस सेम डिस्टेंस जितना इधर का होगा इस पॉइंट से, उतना ही डिस्टेंस यहाँ पर होगा 12 किलोमीटर। और वह बाएं मुड़ती है, अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए 5 किलोमीटर चलती है, यहाँ से वो इधर को मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। अब यहाँ पर इसका स्कूल है दीपिका का, और ये स्कूल है किसका, दीपक का। ये क्वेश्चन में क्या पूछा इन्होंने, 2 स्कूलों के बीच की न्यूनतम दूरी। देखो यहां पर ये कुछ ऐसा मिलेगा, अब आपको देख करके तुरंत समझ में आया होगा। देखो डायरेक्शन जो लोग पढ़ चुके हैं बेसिक क्लास को, वो लोग ध्यान दें, मैंने आप लोगों को एक टिपलेट बताया था 12 13 5, और मैंने कहा था ये टिपलेट वो खूब यूज होता है, और 3 4 5 ये टिपलेट भी खूब यूज होता है। और इस क्वेश्चन में देखो वही टिपलेट है, आप गौर करो तो देखो यहाँ पर 12 5 भी है, मिसिंग क्या है, सबसे बड़ा वाला मिसिंग है, सबसे बड़ा वाला नंबर भी मिसिंग है, मतलब ये कितना होगा 13। अगर ये 13 होगा तो ये भी क्या होगा 13, क्योंकि ये भी तो वही चीज है, और 13 और 13 मिलकर के कितना हो जाएगा 26। देखो कितना आसान सा क्वेश्चन था। अभी तक मुझे नहीं लगता अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन था जो टफ रहा हो, कोई भी टफ नहीं था। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है, फिर से डायरेक्शन का एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आप जितने देख रहे हैं एक ही सेट के क्वेश्चन है, और ये तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर डायरेक्शन का आ चुका है। प्रत्येक सुबह शेखर अपने घर से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। ये पूरी कहानी बताई गई। लास्ट में इन्होंने क्या पूछा, उसके जिम और उसके घर के बीच की सबसे छोटी दूरी, फिर से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जैसे अभी दोनों स्कूल के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस था, फिर से यहाँ पर भी वही है। इन्होंने कहा सूरज की तरफ निकलता कब है, सुबह, और सूरज की दिशा में चलता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वह पूर्व की ओर चल रहा है, उसकी परछाई ठीक पीछे, तो ऑब्वियसली सूरज की ओर चलेगा तो परछाई तो पीछे ही जाएगी। तो इन्होंने क्या कहा यहाँ पर देखो, एक पॉइंट से ये पूर्व की ओर निकला है
वह अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए 12 किलोमीटर चलता है। ये कितना चला है? 12 किलोमीटर अपने कार्यालय पहुंचने के लिए। 12 किलोमीटर। शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले वह अपने कार्यालय से निकलता है और सूरज की दिशा में इस प्रकार चलता है कि उसकी परछाई ठीक उसके पीछे बनती है। तो देखो यहाँ पर वह 12 किलोमीटर, इन्होंने बस इतना कहा कि 12 किलोमीटर चलता है शाम को सूर्यास्त। अब देखो ये दिशा तो पूरब की ओर थी, इन्होंने कहा था सुबह के समय सूर्य की ओर गया, तो इधर की दिशा क्या होगी? पश्चिम की दिशा होगी। अब इन्होंने कहा कि वह शाम के समय निकलता है, उसकी परछाई ठीक उससे पीछे बनती है। अब शाम के तरह शाम के टाइम भी वो क्या कर रहा? सूरज की ओर ही तो जा रहा, तो परछाई ऑब्वियसली पीछे ही जाना है। वह 9 किलोमीटर चलता है और फिर बाएं मुड़ता है। यहाँ से वो 9 किलोमीटर जाने के बाद वो बाएं मुड़ता है। ये 9 किलोमीटर हो गया और इधर बाईं ओर मुड़ता है और अपने जिम तक पहुंचने के लिए 4 किलोमीटर जाता है। 4 किलोमीटर। इस डायग्राम को अगर आप देखो तो कुछ ऐसा अब बन चुका है। ये 9 है और यहाँ पर है 4, ये, और कहाँ तक पहुंचता है? 4 किलोमीटर जाकर के अपने जिम तक पहुंचता है। यहाँ पर उसका ऑफिस था और यहाँ पर वो जिम है। अब इन्होंने क्या कहा? उसके जिम और घर के बीच की सबसे छोटी दूरी, तो यही तो दूरी हो गई, ये दूरी हो गई। तो देखो यहाँ पर इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो ये ही डिस्टेंस हमें निकालना होगा। यहाँ पर ध्यान देना, सॉरी ये इस ऑफिस था, इसका क्वेश्चन पूछा है घर के बीच का, तो डायग्राम हमारा ये वाला होगा, इधर का होगा, ये वाला डायग्राम होगा, ये डायग्राम नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने घर के बीच और जिम के बीच का पूछा है, तो इसलिए ये वाला डायग्राम हम यूज करेंगे। देखो यहाँ पर अगर ये 9 था तो इधर का कितना होगा? 3, तभी ये टोटल 12 होगा। तो ये तो बहुत आसान बन गया, तुरंत आंसर आ गया आपका। अभी तक उधर सॉल्व नहीं हो रहा था, यहाँ पर देखो सॉल्व हो रहा पूरा। वहां पर रूट में हमारा आंसर आता है, यहाँ पर एग्जैक्ट। फिर से देखो 3 4 5 आ गया ना वो ट्रिपलेट। हमने 2 ट्रिपलेट आपको बताया था, दोनों ट्रिपलेट से देखो क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसे फोल्ड करके एक उचित क्यूब, क्यूब का मतलब होता है घन, हिंदी में भी इसको क्यूब लिख दिया गया है, हिंदी इसकी होती है घन, घन में परिवर्तित किया जा सकता है। इसमें देखो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए। इन्होंने कहा इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसको फोल्ड किया जाए, मोड़ दिया जाए, तो वह एक क्यूब बन जाएगा, एक घन बन जाएगा। घन का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं क्या होती हैं, सॉरी तीनों डायमेंशन क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब यहाँ पर आप देखो, अच्छा 6 सतह भी होते हैं, ये भी ध्यान रखो आप। अगर आप एक चीज जरा देखो तो ये ऑप्शन तो ऐसे देखते कट गया, क्योंकि 6 सतह से यहाँ पर ज्यादा है। अब ये बच गए जो जिनमें 6 सतह हैं। इसको अगर आप देखो, इसको अगर हम पैक करेंगे तो ये दोनों ठीक अगल बगल हैं, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आएंगे, क्रॉस कर जाएंगे, ये कभी भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम ऐसे होल्ड करेंगे तो इधर का पोर्शन तो खाली रह जाएगा, बस इधर 2 2 सतह आने लगेंगे। आपको याद होगा अभी इससे पहले हम लोगों ने डाइस का क्वेश्चन जो किया था, वहां पर आपने देखा था ऐसे सिचुएशन में एक सतह इधर होती है तो दूसरी सतह इधर होती है, तभी वो दोनों साइड से जाकर के पैक करता है। अब यहाँ पर देखो सेम प्रक्रिया जो यहाँ हो रही थी वही यहाँ भी हो रही है। इस तरफ यहाँ पर कोई भी सतह नहीं है, इसलिए भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, तो यही हमारा एक ऑप्शन होगा। आप देख सकते हो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था भाई, डाइस का ही तो है ऑप्शन, डाइस भी तो ऐसे ही बनाते हैं हम। अगला क्वेश्चन, दिए गए चित्र में यदि षटभुज को 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त का मतलब बाईं ओर, हमने आपको बता रखा है वामावर्त का मतलब बाईं ओर है, ठीक है। और षटभुज यहाँ पर हेक्सागन की बात हो रही है, ये बाहर यहाँ पर देखो हेक्सागन बड़ा है। पंचभुज को 270 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त मतलब दाईं तरफ, पंचभुज ये यहां पर है पेंटागन। और त्रिभुज की जल छवि, जल छवि की मतलब वाटर इमेज जिसको बोलते हो आप, या फिर जल प्रतिबिंब जिसको बोलते हो आप, तो नया चित्र कैसा दिखाई पड़ेगा? ध्यान दो यहां पर इन्होंने पहले क्या किया? रोटेशन किया है। बार बार मैं इस चीज को डिस्कस किया हूं क्लास में कि सीधा सीधा क्वेश्चन अब एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं वाटर इमेज से या फिर मिरर इमेज से। अब क्वेश्चन कुछ ऐसे ही बनेंगे, रोटेशन के साथ या पर्टिकुलर एक एंगल पे स्लाइड करके ही बनेंगे। तो देखो ये क्वेश्चन उसी तरह से आए हुए हैं।
यहाँ पर रोटेशन कराया गया। अब ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए बेहतर ये होता है ऑप्शन को भी आप काट लो। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो देखो क्या है यहाँ पर, षटभुज को 90 डिग्री बनाने की जरूरत नहीं कि इसको हम पहले रोटेट करा के डायग्राम बनाए फिर उसका इमेज क्रिएट करें फिर ऑप्शन चेक करें, नहीं। ऑप्शन देखो अभी समझ में आ जाएगा आपको। षटभुज को 90 डिग्री इन्होंने किधर को घुमाया है, बाईं तरफ घुमाया है। आप देखो यहाँ पर अगर इसको 90 डिग्री बाईं ओर घुमा दोगे तो भाई ये इस एंगल पे अगर आप देखो तो 90 डिग्री का रोटेशन ये हो रहा है। अगर 90 डिग्री का रोटेशन ऐसे हो रहा है तो षटभुज कहीं ना कहीं इस तरह से मूव कर रहा है। और षटभुज अगर ऐसा मूव करेगा तो हमारे पास यहाँ देखो ये ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा और ये ऑप्शन भी हमारा कैंसिल हो जाएगा। बस ये दोनों ऑप्शन हमारे पास बचेंगे, डी और बी। अब इन्हीं में हमें चेक करना है। अब यहाँ पर अगर आप देखो जब दो ऑप्शन आपके सामने बचते हैं तो जरा देखो ऑप्शन में डिफरेंस क्या है। जो जो अलग होगा वहां से हम देखना शुरू करेंगे, क्योंकि पेंटागन को अगर आप देखो तो पेंटागन दोनों के दोनों सेम है, तो पेंटागन को रोटेट कराने के बाद हमारा आंसर नहीं मिलने वाला। लेकिन ट्रायंगल को देखो तो ट्रायंगल क्या है, डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, मतलब ट्रायंगल को अगर हम चेक कर लें तो हमारा आंसर मिल जाएगा। लेकिन त्रिभुज के साथ इन्होंने कोई बदलाव नहीं किया था। पेंटागन में और हेक्सागन में इन्होंने चेंज किया, लेकिन ट्रायंगल के साथ कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ट्रायंगल का इमेज जो भी होगा वो बिल्कुल एज इट इज वाटर इमेज इसका ट्रायंगल का ठीक अपोजिट इस तरह से बन करके आएगा। और यहाँ पर देखो इन दोनों ऑप्शन में तो ये ऑप्शन तो ठीक है अपोजिट जाला है, लेकिन ये गलत है, तो इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, डी पार्ट होगा, बी भी हमारा आंसर नहीं होगा। तो आप देखो वाटर इमेज को उन्होंने एक अलग लेवल पे लेकर के गए जहां पर इन्होंने रोटेशन भी कराया, मतलब इन्होंने ये भी चेक कर लिया कि आपका ये दक्षिणावर्त वामावर्त और रोटेशन वगैरह कितना सही है, कितना कॉन्सेप्ट इसका क्लियर है, वो भी चेक किया इन्होंने। और वाटर इमेज का भी कॉन्सेप्ट इन्होंने चेक कर लिया। अब देखो अगर ओवरऑल आप देखो तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद आप ऑप्शन काट रहे हो, कहीं पर आप लोग ज्यादा माथापच्ची कहीं पर नहीं किया हम लोगों ने सारे क्वेश्चन में। यहाँ देखो एक कंपनी का अगले वर्ष के लिए बिक्री को 20% अधिक बढ़ाने का लक्ष्य है। कोई कंपनी है उसने टारगेट किया है अपने बिक्री को, अपने सेल को 20% इंक्रीज करने का। उपयोग के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी के साथ, मतलब जो रॉ मटेरियल हैं उनमें जो उनकी जो लागत है, उनकी जो कॉस्ट है उसमें कमी के साथ लाभ मार्जिन मतलब जो प्रॉफिट है, मतलब एक तो पहली चीज ये क्या कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कम कर रहे हैं, और दूसरी चीज क्या हो रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ा रहे हैं। ये इन्होंने कहा और अधिक होने की उम्मीद है, लाभ मार्जिन का और अधिक होने की उम्मीद है। इनमें से कौन सा निष्कर्ष निश्चित रूप से निकाला जा सकता है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निष्कर्ष। ध्यान दिया करो विशेष रूप से आप लोग, जब भी हम लोग एनालिटिकल पोर्शन की बात करते हैं तो कहाँ पर निष्कर्ष है, कहाँ पर आपका एजम्पशन पूर्व धारणा है, या कहाँ पर आपका तर्क दिया गया है, आर्गुमेंट किया गया है, ये सारी चीज़ें विशेष रूप से ध्यान दिया करो, क्योंकि इन्हीं के साथ खेल होता है। हम इसका ध्यान नहीं देते हैं। मोस्टली क्या होता है, एजम्पशन में ये गलती होती है। लोग क्या करते हैं, पूछ लिया एजम्पशन और लोग निष्कर्ष दिमाग में ऑलरेडी होता है निष्कर्ष, और निष्कर्ष के पॉइंट ऑफ व्यू से चेक करते हैं और निष्कर्ष मिल जाता है और सही कर देते हैं, जबकि निष्कर्ष और एजम्पशन दोनों अलग चीज़ें हैं। यहाँ पर इन्होंने निष्कर्ष पूछा है, निष्कर्ष को जरा हम चेक करते हैं। आपको मैंने निष्कर्ष निकालने का तरीका बता रखा है। ऐसे क्वेश्चन में एनालिटिकल में हम लोग कैसे निष्कर्ष निकालते हैं, कैसे एजम्पशन निकालते हैं। आओ देखो यहाँ पर जो डेटा यहाँ पर दिया गया है उस डेटा से के रेफरेंस में ही सारी बातें होंगी, इससे बाहर कुछ भी नहीं होगा। एक बार फिर से मैं सारे चीज़ों को बताता हूँ, क्योंकि यहाँ एक एक वर्डिंग आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इन्होंने कहा सेल उसे 20% बढ़ाना है, उसने टारगेट कर रखा है क्या, सेल को बढ़ाने का। इस कंपनी ने अपना सेल बढ़ाने का टारगेट किया है कितना, 20% तक। उपयोग के लिए किए जाने वाले पदार्थों की लागत में कमी होने की उम्मीद है और साथ साथ लाभ मार्जिन के अधिक होने की उम्मीद है। यहाँ पर एक उम्मीद जताई गई है क्या, कि कमी इसकी होगी किसमें, लागत में, और लाभ मार्जिन में क्या होगी, वृद्धि होगी। इन दोनों बातों की उम्मीद जताई गई है। अब देखो यहाँ पर आते हैं हम लोग निष्कर्ष चेक करते हैं। कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी। ये इन्वेंट्री का लिस्ट है, वस्तु सूची मतलब जो इन्वेंट्री लिस्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं। अनुपातहीन का मतलब होता है कि जो प्रोपोर्शन में नहीं चलता है, रेशियो के प्रोपोर्शन, उनका रेशियो डिसप्रोपोर्शन होता है। डिसप्रोपोर्शन में जो चीजें होती हैं उसको अनुपातहीन कहते हैं, सेम अनुपात में ना होना। इन्होंने क्या कहा, कंपनी में तैयार माल की वस्तु सूची अनुपातहीन रूप से बढ़ेगी। आप अगर देखो इस पूरे सेंटेंस में देखो, पूरे पैराग्राफ में जो सारी बातें कही गई हैं, यहाँ पर कहीं इन्वेंट्री का वस्तु सूची की बात नहीं की गई है, ना ही इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हमें अपनी तरफ से कुछ भी एज्यूम करके नहीं चलना है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। इन्होंने क्या कहा,
कंपनी के बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी। अच्छा, एक बात और, सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को आपको करना है तो इन क्वेश्चन को करने से पहले आप एक काम किया करो, चारों के चारों ऑप्शन को जरूर एक बार रीड किया करो। अगर आप चारों ऑप्शन को रीड कर लोगे तो आपको चीजें और अच्छे से समझ में आएंगी, क्योंकि रीड करने से क्या होता है कि हमें सबसे पहले ये समझ में आ जाता है कि कितना कितना किसमें क्या चल रहा, कि किस किस चीजों की बात की है, कौन सी चीजें इसके रेफरेंस में है या कौन सी चीजें इससे बाहर की हैं। तो यहां पर देखो, जैसे पहला वाला था आउट ऑफ रेफरेंस था, कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी। अब देखो यहां पर इन्होंने बिक्री बढ़ाने की ही तो बात की थी, तो ये रेफरेंस में, उसी के रेफरेंस में ही बात चल रही है, परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी, मतलब इसका जो लाभ होगा, प्रॉफिट होगा, वो चेंज होगा, ये कहना चाह रहे हैं। कंपनी से अगले वर्ष उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है। तो भाई ये बात यहां पर देखो कही थी, कंपनी का क्या होगा, बिक्री बढ़ना है और मार्जिन बढ़ने की उम्मीद की गई थी, तो यहां पर इन्होंने कहा ये चीज। आगे देखो, बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी परंतु कुल बिक्री राजस्व में कमी आएगी। अब यहां पर देखो, बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी, बढ़ाने का लक्ष्य इन्होंने रखा है, लेकिन यहां पर इन्होंने कहा सियोरिटी की बात कह दी, सीधा सीधा बेची गई इकाइयों में वृद्धि होगी परंतु कुल बिक्री राजस्व में कमी आएगी, जबकि राजस्व की कमी की कोई उम्मीद नहीं लग रही, क्योंकि लागत भी यहां पर कम हुआ है, मार्जिन भी इसका क्या हुआ, बढ़ा है, तो इसलिए राजस्व की कमी का कोई चांस यहां पर नहीं बनता है। देखो, जब बिक्री बढ़ेगी तो ऑब्वियसली राजस्व टोटल बढ़ेगा, क्योंकि रेवेन्यू जो भी होता है वो प्राइस पे के साथ साथ सेल पे भी डिपेंड करता है। चलो थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि ये क्या करने वाले हैं, अगर ये प्राइस में थोड़ी सी कमी कर देंगे, लेकिन अगर ये बढ़ाते हैं अपने सेल को तो देखो ये हो सकता है कांस्टेंट भी हो जाए, या हो सकता है बढ़ जाए, या हो सकता है ये प्राइस इतना डाउन हो जाए कि सेल भी उतना ना बढ़ पाए कि रेवेन्यू इनका मेंटेन रहे। तो ये चीज है, तो यहां पर देखो ये बात समझ में आ रही है कि यहां बहुत सी बातें ऐसी भी हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, हम डायरेक्ट वो निष्कर्ष नहीं निकाल सकते, इसलिए ये भी हमारा कंसेप्ट। अब इन्हीं दोनों में लोगों को ज्यादा से ज्यादा डाउट होगा कि इनमें हम किसको टिक करें। अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को गौर से पढ़ो तो देखो आपको समझ में आता है। यहां पर देखो उम्मीद जताई गई थी, यहां पर भी उम्मीद जताई गई थी, दो ऑप्शन में यही चीज है, लेकिन यहां पर इन्होंने बड़े श्योरिटी के साथ बोला है कंपनी की बिक्री में वृद्धि होगी परंतु इसकी लाभप्रदता प्रभावित होगी, और जबकि यहां इन्होंने कहा है कि उच्च बिक्री और लाभ कमाने की उम्मीद है, तो यहां पर भी तो यही इन्होंने कहा था कि लाभ कमाने की उम्मीद है और बिक्री बढ़ाने की बात इन्होंने की है, तो ये ऑप्शन हमारा ज्यादा एप्रोप्रिएट है। इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा एक्स्ट्रा समय दे करके अगर आप करोगे तो गलतियां नहीं होंगी, क्योंकि देखो वर्डिंग का कितना बड़ा खेल है यहाँ पर। अगर एक भी शब्द आपसे यहाँ वहाँ छूटा तो देखो गलत होने के चांस रहते हैं। अगर आप उम्मीद पे ध्यान ना देते तो देखो दोनों आपके सही लगने लगते, इस तरह से लगता कि भाई बिक्री भी बढ़ रही है यहाँ पर और लाभप्रदता भी प्रभावित हो ही रही है। अगर लाभ इन्होंने मार्जिन उम्मीद की है इन्होंने तो प्रभावित होगी, और बिक्री बढ़ेगा तो लाभ का, देखो लागत कम हो रही है तो लाभ पे तो प्रभावित होना ही होना है। तो इस तरह से इसका आंसर सी पार्ट होगा। एक बार आप और इस चीज को देख लेना अच्छे से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। एक रिटेल स्टोर वेफर्स के एक बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य पर 20% छूट दे रहा। एक रिटेल स्टोर है, वेफर के बड़े पैकेट पर अंकित मूल्य जो भी लिखा हुआ है, जो भी मार्क प्राइस है वहां पर, उस पर वो 20% का क्या कर रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। 20% का अगर वो डिस्काउंट दे रहा है मतलब मार्क प्राइस अगर उसका 100 होगा तो वो कितने में सेल कर रहा है, 80 में, उसका 80 सेलिंग प्राइस है। डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे होता है, ये आप सबको पता है। तो मतलब उसकी सेलिंग प्राइस 80 है, मार्क प्राइस 100 होने पे सेलिंग प्राइस 80 है, वो 20% का डिस्काउंट बन गया। अब इन्होंने क्या कहा, बिक्री अवधि के बाद, मतलब इसने क्या किया है, एक सेल का पीरियड बना दिया है कि एक टाइम तक हम सेल चला रहे हैं। मतलब ये डिस्काउंट का जो ऑफर चल रहा है, आपने देखा होगा बहुत जगहों पे ऐसा होता है कि 20% डिस्काउंट टिल दिस डेट, मतलब इस समय तक आपको, मतलब कम से कम समय में वो ज़्यादा से ज़्यादा सेल करना चाहते हैं डिस्काउंट दे करके। तो इन्होंने कहा बिक्री अवधि के बाद यह छूट बंद कर दी जाएगी। ऑब्वियसली होता भी ऐसा है रियल में भी कि एक टाइम तक ये लोग डिस्काउंट देते हैं उसके बाद बंद कर देते हैं। विक्रय मूल्य अंकित मूल्य के समान होगा। जब छूट बंद कर दी जाएगी तो जो मार्क प्राइस है उसी पर ही सेल किया जाएगा, तो यही क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस भी हो जाएगा, मतलब 100 पे ही सेल हो रहा, तो ऑब्वियसली मार्क प्राइस और सेल प्राइस क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा। तो इन्होंने क्या कहा, ऊपर दी गई जानकारी से दिए गए निष्कर्षों में से, फिर से क्या है निष्कर्ष, कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है। मतलब ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें कौन सा निष्कर्ष ऐसा है जो आप आसानी से निकाल सकते हो, जरा देखो यहाँ पर।
तो ये चीजें समझ में आ गई आपको। थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है यहाँ पर। यहाँ देखो इन्होंने क्या कहा, सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट का आकार 20% कम हो जाएगा। कहीं पे पैकेट के आकार की बात हुई? बिल्कुल नहीं, ये तो अपनी तरफ से एजम्पशन करने जैसा है, तुरंत एक कैंसिल आउट हो गया। यहाँ देखो, सेल खत्म हो जाने के बाद स्टोर स्टॉक में वेफर्स के बड़े पैकेट को रखना बंद कर देगा। बिल्कुल नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहा गया है। ये क्या करेंगे, बस छूट को कम कर देंगे, छूट हटा देंगे और मार्क प्राइस सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगी, बस यही कहा गया। तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आगे इन्होंने कहा सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत पे 20% की वृद्धि की जाएगी। मतलब ये जब ऑफर खत्म हो जाएगा तो पैकेट की कीमत पे 20% की वृद्धि होगी। आप एक चीज देखो, अभी क्या है, 100 का इन्होंने मार्क प्राइस रखा, 20% इस पे डिस्काउंट दे रहे हैं तो 80% में 80 रुपए में बिक रहा। अब जब ये डिस्काउंट खत्म होगा, मतलब ये 80 की जो सेलिंग ये चल रही है, ये सेलिंग क्या हो जाएगी, 100 की हो जाएगी। मतलब जो सेलिंग प्राइस अभी प्रेजेंट में है, न्यू सेलिंग प्राइस यहां पर हो जाएगा वो 100 का हो जाएगा। इंक्रीमेंट कितना हुआ, 20 का, लेकिन किस पे हुआ है, ये 80 पर हुआ है। अगर 80 पे इंक्रीमेंट 20 का हो रहा है तो ये इंक्रीमेंट तो 25% का हुआ। जबकि इन्होंने क्या बोला, सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत पे 20% की वृद्धि की जाएगी। इसे ये कहना गलत होगा। और लेकिन इसमें इन्होंने कहा कि सेल खत्म हो जाने के बाद पैकेट की कीमत में 25% की वृद्धि होगी। तो देखो ये 25% ही तो आया था, इसलिए आंसर क्या होगा, लास्ट। वैसे भी 3 ऑप्शन हमारे कट रहे थे, अगर 3 ऑप्शन हमारे कट रहे हैं तो ऑब्वियसली चौथा ही हमारा आंसर होगा। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट प्रदान कर रही है। टैक्स हॉलिडे यहां पर दिया जा रहा है इनको। स्पेक्ट्रम शुल्कों में, स्पेक्ट्रम शुल्क मतलब स्पेक्ट्रम चार्ज, जो भी स्पेक्ट्रम चार्ज आप सबको पता है, स्पेक्ट्रम चार्ज लगता है इन टेलीकॉम कंपनियों का। स्पेक्ट्रम चार्ज में कमी के साथ दूरसंचार सेवा ऑपरेटर मतलब टेलीकॉम सर्विस ऑपरेटर प्रति मिनट निर्गामी कॉल, निर्गामी कॉल उनको बोलते हैं जो आउटगोइंग कॉल होते हैं, हिंदी में इनको निर्गामी कॉल बोलते हैं, आउटगोइंग कॉल। आउटगोइंग कॉल की रेट मतलब निर्गामी कॉल की दर को कम कर देंगे। ध्यान देना यहाँ पर पूरा इंफॉर्मेशन ये है कि पहली चीज तो मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत सरकार कुछ काम कर रही है। क्या, भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली कंपनियों के लिए कर में छूट दे रही है। अच्छा, कंपनियों को अगर छूट दिया जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे, क्योंकि उनके पास क्या होगा, अब छूट मिल रही है तो उसका तो फायदा उठाएंगे। अब ज्यादा से ज्यादा मोबाइल इसका मतलब बनने वाला, सरकार का अप्रोच ही यही है। सरकार ने इसीलिए टैक्स में छूट दिया है। सरकार इसको प्रमोट करना चाहती है ज्यादा से ज्यादा मोबाइल को बढ़ावा देने के लिए, जिससे क्या है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम भी यहाँ पर इनका बढ़ेगा और साथ साथ डिजिटल इंडिया का भी काम हो रहा है, देखो इस पे। और साथ में इन्होंने क्या कहा, स्पेक्ट्रम शुल्कों में कमी के साथ स्पेक्ट्रम शुल्क में भी कमी कर दिया गया है, जिससे जो सर्विस ऑपरेटर हैं इनके इनके आउटगोइंग कॉल में भी कमी, इनके ये भी कम कर देंगे, क्योंकि इनको जो को स्पेक्ट्रम में छूट दी गई है, स्पेक्ट्रम में शुल्क में कमी की गई है, तो इसकी वजह से ये लोग क्या करेंगे, आउटगोइंग कॉल भी क्या करेंगे, कम कर देंगे। इतनी सी बात बताई गई है यहाँ पर। और क्वेश्चन इन्होंने पूछा है, निम्न इस जानकारी से निम्नलिखित कौन सा निष्कर्ष, फिर से बात यहाँ पर निष्कर्ष की गई है, एक बार फिर निष्कर्ष निकालने की बात की गई है। तो देखो यहाँ पर पहले अगर आप ऑप्शन को पढ़ो, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में घोषित डिजिटल इंडिया की अवधारणा के प्रति कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया। लेकिन अगर आप एक चीज यहाँ पर देखो तो ये घोषणा पत्र की बात यहाँ पर कहीं नहीं कही गई है, और साथ साथ इन्होंने क्या कहा है, कोई सकारात्मक कदम नहीं उठाया, इस बात की कोई इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं है। और अगर आप एक चीज देखो तो ये इस तरह का कदम उठाना एक तरह का सकारात्मक कदम ही है, तो ये लाइन भी एक तरह से इसके ठीक अपोजिट है। लेकिन यहाँ पर जो इन्होंने घोषणा पत्र की बात कही है, ये भी यहाँ पर डिस्कस नहीं हुआ, तो ओवरऑल मिला करके ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह अगर हम अपने अगले ऑप्शन की बात करें तो इन्होंने कहा, उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण मोबाइल की पहुंच के साथ साथ देश में इसके उपयोग के औसत मिनटों के बढ़ने की उम्मीद है। बहुत ही सही बात की गई। देखो क्या है, उपयोगकर्ताओं को दिए गए लाभ के कारण, कौन सी लाभ मिल रही है उपयोगकर्ता को, आउटगोइंग कॉल रेट यहाँ पर कम हो गई है, तो इसका मतलब इनको यही तो लाभ मिल रहा है उपयोगकर्ताओं को, जो बात यहाँ पर कही गई वही बात यहाँ पर है।
मोबाइल की पहुंच के साथ साथ बिल्कुल मोबाइल की पहुंच बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि मोबाइल फोन के प्रोडक्शन में वृद्धि होगी इन सब चीजों से। हम कंक्लूजन पे जा रहे हैं। कंक्लूजन तो वही चीज होती है जिस चीज को मतलब जो सेंटेंस यहां पर बोला गया, जो वक्तव्य आपके सामने कहा गया है, उस वक्तव्य से कौन कौन सी चीजें बाहर निकल के आ रही हैं, वही डिस्कशन होता है। यहाँ पर देखो, इसके उपयोग के औसत मिनटों के भी बढ़ने की उम्मीद। अब इसलिए जरा देखो यहाँ पर, अगर आउटगोइंग कॉल की रेट कम कर दी जाएगी तो क्या होगा, एवरेज कॉल रेट जो होगा, मिनट होगा, वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो यही चीज इन्होंने की है, बढ़ने की उम्मीद है। इन्होंने बहुत ही अच्छे ढंग से लिखा, बढ़ने की उम्मीद है, ना कि लिखा बढ़ जाएगी। तो पूरा पूरा सेंटेंस बड़ा ही अच्छा सा, बड़ा आसान सा, सब कुछ मिलता जुलता है, इसलिए ये हमारा आंसर। आगे देख लो कौन सी, ये बाकी चीजें कैसे गलत होंगी उसको भी हम चेक करेंगे। देखो, टिक करने से पहले चारों ऑप्शन को एक बार जरूर देखो, क्योंकि बहुत से ऑप्शन बहुत ही क्लोज होते हैं, और जब बहुत क्लोज होंगे तब आपको वर्डिंग का ध्यान रखना होगा, कौन से ऐसे वर्ड्स हैं जो किसी एक को डिस्कार्ड कर रहे हैं। आप इन दोनों को भी जरा चेक कर लो। सरकार हैंडसेट के आयात पर प्रतिबंध लगाएगी, यही लाइन कैंसिल करता है। यहाँ पर कहीं चीनीज हैंडसेट की बात नहीं की गई। मोबाइल हैंडसेट, अब लोगों को ये समझ में आया होगा मेक इन इंडिया है, तो इसकी वजह से यहाँ से चीनी हैंडसेट पे आयात पर प्रतिबंध लगाई जाएगी। भाई चीनी आयात ही क्यों, बाकी भी तो कंट्री से आयात हो सकते हैं चीजें, और उन पे भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो इसलिए डायरेक्टली इसको कहना, ये पूरा सेंटेंस क्या है, ये पूरा पूरा गलत हो जाएगा। यहाँ देखो, मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी और उपयोगकर्ता पोस्टपेड की जगह प्रीपेड कनेक्शन। पहली चीज तो पोस्टपेड, प्रीपेड, इन सब का ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर कहीं कोई चीज नहीं। और यहाँ पर देखो, इन्होंने कहा मोबाइल हैंडसेट की लागत बढ़ेगी। मोबाइल हैंडसेट की लागत क्यों बढ़ेगी, जब कर में इसको छूट दिया ही जा रहा है, तो मोबाइल हैंडसेट की लागत क्यों बढ़ेगी? जब कर को छूट मिल रहा है तो मोबाइल फोन को भी सस्ता करेंगे, सरकार यही चाहती है, इसीलिए इन्होंने किया, इसलिए भी गलत है। चलो नेक्स्ट ऑप्शन को, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। इस कथन से निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वानुमान निहित? ध्यान रखना, आपकी बार पूर्वानुमान है, एजम्पशन है। देखो, पूर्वानुमान हो या इसी को कहते हैं पूर्व अवधारणा, या कहीं कहीं लिखा रहता है धारणा ही केवल होता है। पूर्वानुमान, पूर्व अवधारणा या धारणा, ये सारी बातें एक ही हैं। इंग्लिश में ये होता है आपका एजम्पशन। एजम्पशन के बारे में मैं बता चुका हूं कि एजम्पशन क्या चीजें होती हैं। एजम्पशन होता है आपका किसी भी सेंटेंस को कहने से पहले की थिंकिंग। कोई भी सेंटेंस कहा है तो क्यों कहा है, उसके पहले उसने क्या चीज सोचा है, क्या सोच करके उसने बोला है, ये सारी चीजें ही इसमें इसके अंदर आती हैं। और देखते हैं, एक एक को डिस्कस करते हैं। विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 20 ओवरों में बना लेगा। कोई ऐसा बोल रहा है ये सारी बातें, और जो बोल रहा है वो क्या सोचा होगा, क्या चीज सोच करके, क्या एज्यूम करके उसने बोला है ये सब बातें, तो वो चीज हमें यहाँ से ढूंढ करके निकालना होगा कि वो ऐसा क्या। देखो, कोई भी ऐसा कहता तो उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आएंगे, लेकिन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो इससे रिलेटेड नहीं है, या क्या चीज सोच करके इस तरह की बात नहीं कही जा सकती, बस उन्हीं को डिस्कार्ड कर देना है। आंसर आपके सामने होगा, जरा देखो यहाँ पर। विराट भारत के लिए भाग्यशाली शुभंकर, शुभंकर आप जानते हो ना, मैस्कॉट। अब विराट मैस्कॉट तो है नहीं, तो ये गलत हो गया। मैस्कॉट शुभंकर तो है नहीं, तो ऐसा सोच करके तो कोई कहेगा भी नहीं। ठीक है, तो पहली चीज तो यहीं से गलत हो गया ये। अब यहाँ पर देखो, इन्होंने क्या कहा, विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया। बहुत बढ़िया। जरा देखो, अगर किसी के दिमाग में ये बात चल रही है तो अब इसलिए वो इस तरह की बात बोल सकता है। क्या कहा इसने, विराट एक मजबूत बल्लेबाज है। कोई ऐसा सोच रहा है कि विराट एक मजबूत बल्लेबाज है और उसने दबाव में अच्छा प्रदर्शन किया है, ये उसके थॉट्स हैं। इसलिए ये क्या है, वो इस तरह के सेंटेंस बोल रहा है कि विराट के क्रीज पर होने से भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच जीतने के लिए आवश्यक 30 रन 2 ओवरों में बना लेगा। ये विचार जो उसने बोला है, ये क्यों आया है, सिर्फ इस विचार की वजह से। पहले ये था, इसलिए ये पूर्व धारणा इसकी ये बन रही है, बिल्कुल बन रही है। आगे देखो गलत कैसे होगा, बाकी चीजों को भी चेक करो आप। अंपायर विराट के साथ उदार होंगे, वह आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर है। तो देखो, अंपायर विराट के खिलाफ उदार क्यों होंगे, ये सब चीजें गलत हैं। अंपायर क्यों उदार होगा भाई, कि विराट से कुछ उसका लेना देना है, कोई उसका रिलेटिव है क्या वो? देखो यहाँ पर अगला देखो,
गेंदबाज विराट को कमजोर गेंदबाजी करेंगे क्योंकि वह कप्तान है। फिर से वही चीज, ये तो सब मैच फिक्सिंग की बातें हो रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो ये तीनों ऑप्शन यहाँ पर कटेंगे। सबसे अप्रोप्रिएट कौन सा है? सेकंड। तो इस तरह से आप देखें कि ये सारे क्वेश्चन आपने देखा कि सारे क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, बहुत टफ नहीं थे। बेसिक, बस बेसिक आपको क्लियर होना चाहिए। किस, चाहे हम एजम्पशन की बात करें या फिर कंक्लूजन की बात करें, इन सब का अगर बेसिक आपको पता है कि कैसे हमें इनकी सर्चिंग करनी, कैसे ऑप्शन को डिस्कार्ड करना है और कैसे चूज करना है, तो देखो सारे क्वेश्चन आपके लिए आसान बनेंगे। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं। अगली क्लास में हम फिर इसी का अगला पार्ट लेकर के आएंगे, जिसमें इसी सेट के और क्वेश्चन, बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे। आधे सेट के आधे क्वेश्चन आज हम लोगों ने कर लिए, आधे हम लोग अगली क्लास में करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।